हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, अब तक हम पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने कुछ पढ़े थे, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, ईएमएफ, ओम्स लॉ, रजिस्टर और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर, और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर रजिस्टर के सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकालना देखा था कि किस तरीके से निकालते हैं, ठीक। और उसके कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल देखे थे हमने, ठीक है। वो न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को करवाए थे और कुछ असाइनमेंट के लिए दिए थे, ठीक। तो आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको बोलते हैं शॉर्ट में केसीएल, ठीक। किरचॉफ का करंट का नियम, ठीक है, केसीएल। इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ या संधि का नियम, ठीक। देखते हैं ये क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं मतलब इलेक्ट्रिक करंट्स का बीजगणितीय मतलब अलजेब्रिक योग, बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम शून्य मतलब ज़ीरो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना जंक्शन क्या होता है। ये जंक्शन होता क्या है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा ना, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा पॉइंट जहाँ पर कम से कम 3 ब्रांच मिले, वो हमारा जंक्शन कहलाता है, ठीक। एक होता है नोड। नोड वह पॉइंट होता है जिस पर मिनिमम 2 पॉइंट, ठीक है, मिनिमम 2 ब्रांच जहाँ मिले, जहाँ पे 2 ब्रांच आपस में जुड़ती हैं मिनिमम, वो हमारा नोड कहलाता है। और जहाँ पर मिनिमम कम से कम या मिनिमम 3 ब्रांचेस आपस में मिलें जिस पॉइंट पर, वो हमारा जंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आपने देखो जंक्शन तो ऐसे समझना चाहिए ना, जैसे हमारा कहीं पर रेलवे स्टेशन होता है, ठीक, कहीं जंक्शन होता है। तो जंक्शन क्या होते हैं, एक जैसे हमारा बरेली जंक्शन है, ठीक। या तो बरेली जंक्शन जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से 2 लाइन गई हैं, ठीक। एक लाइन हमारी आई है और 2 लाइन यहाँ से गई हैं, ठीक। यहाँ से एक चंदौसी के लिए गई है लाइन और एक गई लखनऊ के लिए, ठीक। और एक दिल्ली से लाइन आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एक दिल्ली वाली लाइन, एक चंदौसी वाली लाइन और एक लखनऊ वाली लाइन। तो ये क्या है, 3 लाइन जुड़ रही है ना आपस में, तो ये जंक्शन कहलाए, तो ये जंक्शन बनना है, ठीक। अगर केवल दिल्ली वाली लाइन होती और हमारी लखनऊ वाली लाइन होती तब ये जंक्शन नहीं होता, तब क्या होता है, एक नॉर्मल स्टेशन होता है जिसको हम नोड बोल सकते हैं, ठीक। तो ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है जहाँ मिनिमम 3 पॉइंट आके मिले, 3 ब्रांच मिले जिस पॉइंट पर, वो हमारा जंक्शन कहलाता है, ठीक। तो इस नियम के अनुसार किसी डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम शून्य होता है, ज़ीरो होता है, ठीक। जंक्शन पर जितनी भी करंट मिल रही हैं, देखो डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखो डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अलजेब्रिक सम लेते हैं हम, और अगर एसी सर्किट होता है तो वहाँ पे हम फेज़र सम लेते हैं, ठीक है, फेज़र सम लेते हैं, ठीक। वहाँ पे बीजगणितीय योग नहीं लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे सदिश योग लेते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डीसी मैंने मेंशन कर दिया, डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट। इस नियम के अनुसार किसी डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी संधि पर जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ज़ीरो होता है। जैसे मान लो कोई जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, ये कोई मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक। तो यहाँ पे जंक्शन क्या है, ये जंक्शन है। यहाँ पे तो 1 2 3, ये 3 मिल रही हैं, ये क्या हमारा, ये जंक्शन है, ठीक है। तो ये जंक्शन कहलाएगा जहाँ पे मिनिमम 3 मिल रही हैं, तो ये जंक्शन है, ठीक। ये क्या है, ये एक नोड है, ठीक। यहाँ पे एक और ये 2 लाइन केवल मिल रही है, ठीक। ये नोड है, ये जंक्शन है। बात समझ में आ गई, ये होता है।
तो किसी जंक्शन में मिलने वाली सभी धाराओं का, सभी इलेक्ट्रिक करंट का एलजेब्रिक सम 0 होता है। ठीक, मतलब सिग्मा, ये देख लो ऐसे I1 I2, मान लो हमारी IN तक करंट आ रही है वहाँ पे या जा रही है, तो I1 I2 प्लस I3 IN तक लेंगे तो इन सब का एलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया एलजेब्रिक सम I = 0 और n दिखा दिया, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने दिखाया एलजेब्रिक सम किसी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का एलजेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, ठीक। तो मान लो ये कोई जंक्शन है हमारा, ठीक, तो यहाँ पे I1 I2 I3 I4 कई सारी करंट हैं, तो इन सब का अलजेब्रिक सम जो होगा ये 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पे I4 तक हमने करंट दिखाई है, तो इन सब का अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार। ठीक है, चित्र में एक संधि पर मिलने वाली 4 करंट दिखाई गई हैं। ठीक, ये दिखाई गई हैं। अब एक नोट देख लो, संधि की ओर आने वाली करंट को पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक, जो संधि की ओर करंट आ रही है इनको हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब प्लस में लेंगे, धनात्मक लेंगे। और दूसरा, संधि से दूर जाने वाली करंट को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक, जो संधि की ओर I1 और I4 आ रही है, संधि की तरफ आ रही हैं, ये संधि है। यहाँ पे देखो 3 से अधिक, मिनिमम 3 मिली होना चाहिए, वरना 3 से अधिक कितनी भी हो सकती है। तो ये हमारा एक जंक्शन बनना है। संधि की ओर आ रही है I1 I3, इन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा और संधि से दूर जाने वाली करंट को नेगेटिव लिया जाता है। तो I2 और I4 को नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, KCL अकॉर्डिंग टू KCL। अब अकॉर्डिंग टू KCL देखो, I1 इन सब का क्या लेंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे, तो अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो I1 संधि की ओर आ रही है और I3 आ रही है संधि की ओर, तो हमने I1 प्लस I3 लिया है प्लस में, I1 और I3 को प्लस में लिया है, और -I2 -I4। ठीक, क्योंकि ये संधि से दूर जा रही है तो इसलिए इनको हमने माइनस में लिया है। ठीक है, तो ये -I2 -I4। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं इसको, I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4, ऐसे कर सकते हैं। तो इससे एक और डेफिनेशन निकल के आती है इसकी, KCL की। अगर हम ऐसे देखेंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4 कर सकते हैं ना। तो एक इक्वेशन और, इससे एक डेफिनेशन और निकल के आती है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग सदैव संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। ठीक, तो हम किरचॉफ का करंट का नियम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर रहता है, सदैव संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग I1 प्लस I3 इक्वल टू किसके योग के बराबर होगा, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। I1 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस I4। तो किरचॉफ के करंट के नियम की एक ये भी डेफिनेशन होती है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग सदैव संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किरचॉफ के करंट के नियम को। चलो देखते हैं। तो अभी हमने ये निकाला था I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4। ठीक, तो हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो I1 की जगह लिख देंगे Q1/T, I3 की जगह Q3/T, I2 की जगह Q2/T और I4 की जगह Q4/T। ठीक, और यहाँ पे T को कैंसिल कर देंगे, कॉमन लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज आ रहा है संधि की ओर, ठीक, उसका योग किसके बराबर होता है, जितना चार्ज संधि से दूर जा रहा है उसके योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा किरचॉफ का करंट का लॉ होता, करंट का नियम है, वो आवेश संरक्षण का नियम होता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, KCL इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज भी यहाँ पे हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जितना चार्ज संधि की ओर आ रहा है उतना ही चार्ज संधि से दूर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि जितना हमारे संधि की ओर आने वाले चार्ज का योग कितना किसके बराबर होगा, जितना संधि से दूर जा रहा है, ठीक है, उसके योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रह रहा है ना चार्ज, जितना संधि की ओर आ रहा है
उतना ही संधि से दूर जा रहा है, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, KCL इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, या फिर KCL आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा किरचॉफ का करंट का नियम, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक, इसको देख लो। ठीक, चलो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ब्रांच है यहाँ पे, ठीक, और एक जंक्शन है। 3 से अधिक, 3 कम से कम या 3 से अधिक ब्रांच जहाँ मिलती हैं वो जंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे 6 ब्रांच मिल रही है, एक जंक्शन है। तो ये कह रहा है करंट I का मान बताओ, इस करंट का मान बताना है, ठीक है। ठीक, तो हमने पढ़ा था अभी अकॉर्डिंग टू KCL के किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार भी हमने पढ़ा था, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होना चाहिए, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, संधि की ओर जो धाराएं आ रही हैं इनको पॉजिटिव ले लो, और संधि से दूर जा रही हैं जो उनको नेगेटिव ले लो, ठीक। या फिर सबसे ये आसान तरीका होता है निकालने का, संधि की ओर आने वाली धारा का योग किसके बराबर होना चाहिए, संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर। तो चलिए करके देखते हैं। तो संधि की ओर कौन सी आ रही है, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, ठीक है। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर और I के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये संधि की ओर ये आ रही हैं और ये संधि से दूर जा रही है, ठीक। तो 2, इसको देखते हैं, 2 + 3 + 6 किसके बराबर होना चाहिए, 1 + I + 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इसके बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू KCL। तो यहाँ देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 11 = 6 + I, तो I = क्या हो जाएगा, 11 - 6, तो I = 5 एम्पियर आ गया, ठीक। I = 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये होता है, वैसे अगर करना चाहो तो वैसे भी कर लेंगे। देखो, संधि की ओर आने वाली धारा को पॉजिटिव लो, +3 + 6, संधि से दूर जाने वाली धारा को नेगेटिव लो, -5 - 1 माइनस का I = 0, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 11, ये कितना आ गया, -6 -I = 0, ये कितना बचा, 5 - I = 0, मतलब I = 5 एम्पियर। तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग = संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, ठीक। इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसकी I की वैल्यू आ रही है 5 एम्पियर। कुछ और क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन मिली एम्पियर I और 100 माइक्रो एम्पियर। तो ये यहाँ पे 3 ब्रांच मिल रही हैं, तो कम से कम 3 ब्रांच मिलती हैं, वो संधि कहलाती है हमारी। तो ये क्या कह रहा है, I का मान बताओ। ठीक है,
आई का मान बता रहा है। तो यहाँ पे देखो ये संधि है, एक करंट ये, एक करंट ये, एक करंट ये। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल हमने पढ़ा था संधि की ओर आने वाली धारा का योग इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। संधि की ओर कितनी आ रही हैं? कोई सी नहीं आ रही है, ठीक। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं कितनी है? 0। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग कितना है? 0 इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धाराएं। संधि से दूर कौन कौन सी जा रही हैं? 1 मिली एम्पियर प्लस 100 माइक्रो एम्पियर प्लस आई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस, अब देखो ये अलग अलग, ये मिनी एम्पियर में दी, ये माइक्रो एम्पियर में, तो क्या अलग अलग यूनिट दिए, तो हमें सेम यूनिट हमें क्या एम्पियर में चेंज करना होगा इन्हें। तो 1 इक्वल टू 10⁻³ प्लस 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर इक्वल टू 0, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे आई प्लस 10⁻⁻3, यहाँ कितने बचे? 10⁻⁻4 बचेंगे, तो ये 2 0 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक। तो आई प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.001, इसको 0.0001 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1.001 इक्वल टू 0, ठीक। तो आई इक्वल टू कितना आ गया हमारा? माइनस के 1.001 एम्पियर। संधि से दूर जा रही है, ठीक, तो माइनस में आएगी। ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आई इक्वल टू माइनस का 1.10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एम्पियर आई
500 मिली एम्पियर और 3 एम्पियर। आई का मान बताओ। ठीक है, अब देखो ये क्या जंक्शन है हमारा। अब यहाँ पे 4 ब्रांच मिल रही है, तो ये जंक्शन बनना है। तो यहाँ पे देखो हमें आई का मान निकालना है, तो 2 तरीके हैं, या तो वो कर लो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग इस कर लो किसके बराबर होना चाहिए, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, 500 मिली एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इसकल टू आई प्लस 2। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, देखो 3 एम्पियर प्लस 500 मिली एम्पियर माइनस का आई माइनस का 2 इसकल टू 0। तो बात वही यही निकल के आ जाता। ठीक, यही आ जाएगा ना। अब इन दोनों को वहाँ ले जाओगे, संधि की ओर आने वाली धारा इसकल टू संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है, अब इनको हमें आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो आई इसकल टू ऐसे कर सकते हैं हम 500 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 प्लस 3 और ये माइनस का 2 ये यहाँ पहुँचा दिया। तो आई इसकल टू 500 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1। ठीक, तो आई इसकल टू यहाँ कितना बचा, 0.5 बचा ये। ठीक, प्लस 1, तो आई इसकल टू कितना आ गया, 1.5 एम्पियर। तो ये ऐसे हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक, तो ये आई की वैल्यू निकालनी है ना हम, तो आई को एक तरफ ले लेंगे और इसको यहाँ भेज देंगे। तो ये 3 माइनस 2 और ठीक है, तो यहाँ 1 बचा। फिर इसको हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये 2 0 से ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। 1 बचा, तो 1 0 माइनस का 1 बचा, तो माइनस का 1 को यहाँ लिया हम, तो ये 0.5 हो गया। ठीक है, 5 बचता ना, तो 0.5 हो गया। तो 1 प्लस 0.5 ये कितना आ गया, 1.5 आ गया। ठीक, आई की वैल्यू आ गई हमारी 1.5। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एम्पियर आई 500 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर 300 मिली एम्पियर। आई का मान बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आई का मान बताना। ये क्या जंक्शन, ये एक जंक्शन बना था, 1 2 3 4 5 ब्रांच कनेक्ट है यहाँ पे। तो हमें क्या आई का मान बताना है। तो आई का मान बताने के लिए वही KCL लगाएंगे। तो KCL अकॉर्डिंग टू KCL मान लो कोई हमारा जंक्शन ये ए है, P है, जंक्शन P मान लो। ठीक, जंक्शन P। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू KCL क्या होता है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। संधि की ओर कौन कौन सी आ रही हैं, 3 एम्पियर 300 मिली एम्पियर 3 एम्पियर 3 मिली एम्पियर और 500 मिली एम्पियर। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग 3 प्लस 300 मिली एम्पियर प्लस 3 मिली एम्पियर प्लस 500 मिली एम्पियर इसकल टू संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। केवल संधि से दूर आई जा रही है। ठीक है, तो आई इसकल टू ये सारे हो जाएंगे, आई इसकल टू 3, तो ये कितना हो गया 300 और 500 800 मिली एम्पियर
800 और ये 3, ये 803 मिली एम्पियर। ठीक, मतलब 3 प्लस 803 इंटू 10⁻³ ठीक, इसका मतलब 3 प्लस, ठीक, तो आई इक्वल टू 3.803 एम्पियर। ठीक है, हमने जंक्शन पी पर केसीएल अप्लाई करा, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग लिया, तो 300 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर और 500 मिली एम्पियर। ठीक, इक्वल टू आई, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, तो केवल आई जा रही है तो आई लिया। तो यहाँ पे हमने 300 प्लस 500 प्लस 3, तो ये 803 हो गया, 803 मिली एम्पियर। ठीक, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदला तो ये इतना एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 0.803, और इनको ऐड कर दिया तो 3.803 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एक, यहाँ पे I1 एंड I2 का मान निकालना है हमें। ठीक, I1 एंड I2 का मान निकालना है। यहाँ पे क्या दो, इसमें दो जंक्शन दे रखे हैं, जंक्शन ए, जंक्शन बी। देखो यहाँ भी 1 2 3 कनेक्ट है ब्रांच, और यहाँ भी 1 2 3 कनेक्ट है। तो जंक्शन ए और बी में I1 एंड I2 का मान निकालना है हमें। तो हम क्या एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले जंक्शन ए पर KCL अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, दो जंक्शन है इसमें, तो I1 एंड I2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले जंक्शन ए पे हम KCL अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई KCL एट जंक्शन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, मतलब 2 + 2 इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा। संधि से, इस संधि से दूर कौन सी धारा जा रही है, I1। तो I1 की वैल्यू आ गई, I1 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो I1 निकाल लिया हमने। ठीक, अब क्या है, ये वाली करंट आ गई, हमें मालूम चल गई, ये हमारी कितनी आ गई, 4 एम्पियर। ठीक, अब अप्लाई KCL एट जंक्शन बी। ठीक, तो जंक्शन बी पर अब KCL अप्लाई करो, तो जंक्शन बी, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। संधि की ओर कौन सी आ रही है, केवल I1, इस वाली संधि की बात कर रहे हैं अब हम इससे मतलब नहीं रहे। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी ओर I1 आ रही है, इसकी ओर आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू संधि से दूर कौन सी जा रही है, 1 एम्पियर प्लस I2, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, इसका योग और इसका योग। ठीक, I1 निकाल चुके हैं हम 4 एम्पियर पहले, तो I1 की वैल्यू लगा दो 4 एम्पियर। ठीक, 4 एम्पियर इक्वल टू 1 प्लस I2, तो I2 इक्वल टू 4 माइनस 1, तो I2 की वैल्यू निकल के आ गई 3 एम्पियर। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ठीक है, हमने I1 और I2 दोनों की वैल्यू निकाल ली। पहले इस पर KCL लगाया तो इसकी वैल्यू निकली, उसके बाद इस पर KCL लगाया, फिर इसकी वैल्यू निकली। ठीक, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आई हो ये वीडियो, और क्वेश्चन देखना करके आप लोग। ठीक, बाकी आगे कुछ क्वेश्चन कल देखेंगे हम लोग।
और के किरचॉफ का वोल्टेज नियम पढ़ने कल। ठीक है, ओके, थैंक यू।